मॉर्निंग फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आज अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। लेव वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो अप्रोच है लेव वाइगॉट्स्की की, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, रूसी वैज्ञानिक थे। इनको फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन थे, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीटेट का लेवल अब थोड़ा थोड़ा ये हाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ें आपको याद रखनी कि हमेशा जब भी समाज की बात होगी, कल्चर की बात होगी, लैंग्वेज की बात होगी, तो हमेशा लेव वाइगॉट्स्की उसमें आएंगे। जिस क्वेश्चन में आपको सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज के बारे में बात करते हुए दिखें, बिल्कुल बेहिचक लेव वाइगॉट्स्की की तरफ अपना जो है आंसर लगा दीजिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान इन्होंने दिया है। इन्होंने भाषा को एक टूल की तरह माना है, एक यंत्र की तरह माना है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि टूल की तरह भाषा को कौन से साइंटिस्ट ने माना है, तो वो है हमारे लेव वाइगॉट्स्की। बच्चे द्वारा ज्ञान का जो विकास है खुद किया जाता है। बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को डेवलप करने की जो एबिलिटी है वो रखता है। वाइगॉट्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। ये हमेशा क्या कहते हैं वाइगॉट्स्की कि बच्चा जब सोशल होता है तभी उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, अफेक्टिव डेवलपमेंट है, वो सब तभी होता है जब बच्चा इंट्रैक्शन करता है, ग्रुप्स में सीखता है, अंतःक्रिया करता है, यानी सोशल इंट्रैक्शन करता है, पीयर्स से कोलैबोरेट करता है, पीयर्स से मिलता जुलता है अपने दोस्तों से, ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है, मिलजुल के, यानी समाज में अंतःक्रिया करके ही बच्चा अच्छे से सीखता है। डेवलपमेंट को इन्होंने कॉन्टीन्यूस माना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इन्होंने विकास को सतत प्रक्रिया माना है। विकास को इन्होंने सतत प्रक्रिया इन्होंने माना है, लेकिन पियाजे ने डेवलपमेंट को डिसकॉन्टीन्यूस माना है क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में बताया है पियाजे ने, लेकिन लेव वाइगॉट्स्की ने डेवलपमेंट को कॉन्टीन्यूस बताया है। तो ये भी क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन की बात करते हैं, ये आंतरिककरण की प्रक्रिया, यानी कि इन्होंने कहा है इंटरनलाइजेशन होता है, यानी कि जैसे दो बच्चे बैठे हैं यानी कि जैसे कुछ 3-4, जैसे कई बार ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए 5-6 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो दो दोस्तों ने कोई बात आपस में एक दूसरे को बताई, तो उसको सुन के तीसरे ने उस बात को इंटरनली लिया, आंतरिक तौर पर अच्छे से सुना, उस बात को अंतर तक जाने दिया, फिर अपना कोई सजेशन, कोई एडवाइस इनको दी, फिर अपने विचार इन 4-5 बच्चों के सामने प्रकट करें, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? आंतरिककरण की प्रक्रिया, इंटरनलाइजेशन। अब इन्होंने भाषा के 3 रूप बताए हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं। अगर आप PYQ अच्छे से लगा रहे होंगे तो प्राइवेट स्पीच से बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो एक बार देख लेते हैं। इन्होंने 3 रूप भाषा के बताए। पहला सोशल स्पीच, इन्होंने कहा कि जब बच्चा 2 से ऊपर तक का होता है, क्योंकि 2 तक तो वो बोलना ही नहीं सीखता, तो 2+ वर्ष की एज में जो बच्चा है दुनिया में बातचीत करना सीखता है, जैसे कि मम्मी पानी दे दो, खाना दे दो, ठीक है, इस तरीके की बातें, मेरा टॉय दे दो, ठीक है, अभी मेरे को सुसु आ रहा है, पॉटी आ रही है, इस तरीके की बातें। तो जब वो सोशल स्पीच कर रहा है, सोशल स्पीच आप सभी को पता है सामाजिक वाक यानी जब दूसरों से बात कर रहा है। प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा 3+ एज का हो जाता है तो वो खुद से बातचीत करना शुरू कर देता है। अरे मेरा टॉय कहाँ गया, ऐसे बोलता है ना बच्चा कि जैसे कोई पजल बना रहा है बच्चा, जैसे कोई लड़की है, कोई छोटी सी बच्ची है, वो पजल बना रही है, तो कैसे कहेगी, ओहो ये वाला पार्ट कहाँ लगाऊं कि मेरा पजल पूरा हो जाए, या फिर अरे मेरा वो टॉय कहाँ गया, अरे मेरी डॉल कहाँ गई, इस तरीके से। तो ये प्राइवेट स्पीच है, यानी बोल कर बच्चा बात कर रहा है। प्राइवेट स्पीच आज भी हम सब भी करते हैं, ठीक है, खुद से कहते हैं ना, अरे मैं तो खाना खाना भूल गई, या अरे मैंने अपने कपड़े प्रेस किए कि नहीं, इस तरीके से। तो ये प्राइवेट स्पीच होती है जब हम बोल के बात करते हैं पर खुद से बात करते हैं। एक होती है साइलेंट इनर स्पीच, जो 7+ वर्ष की एज में बच्चा करता है, मन ही मन में बात करता है। जैसे कि हम कई बार कहते हैं ना छोटे बच्चों से, जैसे हम कहते हैं कि मन में रीडिंग करो, लेकिन जो 7 से नीचे का बच्चा है वो मन में रीडिंग नहीं कर पाएगा, अभी उसको नहीं पता साइलेंट इनर स्पीच वो ज़ोर से पढ़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो वो मन में भी बात करना भी सीख जाता है और मन में पढ़ना भी सीख जाता है। मन में, जैसे हम भी अपने मन में बहुत सारी बातें करते हैं जो सुनाई नहीं देती, सामने सामने कुछ ना कुछ बात करना, सोचते रहना, खुद से बात करना। एक क्वेश्चन यहाँ से प्राइवेट स्पीच से ये भी आता है कि अगर कोई आयरा नाम की बच्ची है, वो खुद से प्राइवेट स्पीच में बात कर रही है, खुद से बात कर रही है, तो वो क्या कर रही है? तो वो क्या कर रही है? खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रही है, खुद को दिशा दे रही है, खुद को डायरेक्शन दे रही है, सेल्फ रेगुलेशन कर रही है, ठीक है। तो वो क्या करिए? सेल्फ रेगुलेशन करिए, खुद को डायरेक्शन दे रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो चुकी हैं। अब और भी जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी का, वो है ZPD, स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर।
ठीक है, ये तीनों पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। ZPD यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि इस संभावना है कि आप वहाँ तक भी जा सकते हो। ठीक है, ये मैं अभी आपको नीचे की तरफ बताऊंगी ZPD के बारे में। पहले हम सिर्फ आप समझिएगा कि ZPD इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मचान जिसे हम कहते हैं, यानी कोई हिंट देना, यानी बच्चे ने कुछ काम कर लिया पर वो कहीं अटक गया है, कोई प्रॉब्लम ऐसी जहाँ वो हाफ सॉल्व कर पाया, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प मिल जाए, तो वो बच्चा वो काम को कर लेगा। जो ये टर्म था स्कैफोल्डिंग का, जो ये टर्म था, ये ब्रूनर ने दिया था, लेकिन वाइगॉट्स्की ने ही इसको यूज़ करा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये ब्रूनर ने दिया था। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि वाइगॉट्स्की ने दिया था टर्म या ब्रूनर ने। तो टर्म ब्रूनर ने दिया था पर यूज़ वाइगॉट्स्की ने किया है। मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है? जो एक्सपर्ट होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे मैथ्स में, जैसे दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं, तो उसका दोस्त जो है मैथ्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, तो वो क्या हो गया? एक्सपर्ट हो गया। वो अपने दोस्त से मैथ्स के बारे में पूछ सकते हैं कि मोर नॉलेजेबल अदर से मैं बात कर लूँ अगर मुझे नहीं आ रहा है। स्कैफोल्डिंग सभी को पता है, थोड़ा सा हिंट देना, क्यू देना, कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंस गया है तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल एक्चुअली में क्या है? देखिए, अब आप इस डायग्राम से समझिएगा। ये जो A पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वो है जितना आपको आता है। यानी जैसे आपका CTET का एग्जाम है तो आप बिना किसी हेल्प के, बिना किसी बाहरी मदद के कर लेते हो। यानी जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो उसमें आपके 60-70 नंबर जो भी आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? बिना किसी की हेल्प के, आपको खुद से आता है इतना। तो ये A पोर्शन है, यानी आप अभी कौन सी स्टेज में हो? A। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। यानी कि अगर आपने कोई वीडियो देखा, जैसे आपने मेरा कोई वीडियो देखा, तो वहाँ से क्या हुआ? आपको लगा कि अरे हाँ 40 नंबर की मेहनत और करनी है, आपको थोड़ी डायरेक्शन मिली, थोड़ी गाइडेंस मिली, मैंने आपको कुछ बुक्स वगैरह बता दी कि ये वाली बुक्स रेफ़र कर लीजिए, ये वाले चैनल से देख लीजिए वीडियोस, तो आपको क्या मिल गई? एक थोड़ी सी हेल्प मिल गई, एक सीढ़ी की तरह। जैसे एक सीढ़ी होती है ना, उस तरीके से आपको हेल्प मिल गई। तो आपके अगर अभी 15 नंबर आ रहे थे, अगर आपके किसी टेस्ट में अभी 15 नंबर आ रहे थे खुद से पढ़ के, जितनी नॉलेज आपको थी, अब उसका जो संभावित क्षेत्र है वो बढ़ गया। अब आप 20 नंबर तक जा रहे हो, मान लो वो 30 नंबर का टेस्ट है, तो आप संभावित क्षेत्र तो क्या है कि आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो संभावना बढ़ी है। देखो, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डायनामिक है? तो हाँ, ये डायनामिक है कि ये बदला जा सकता है। अभी 15 नंबर ला रहे थे ना अभी तक, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिला, थोड़ी सी गाइडेंस मिली, तो आप 15 से 20 पहुंच गए। 20 से और आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, आप 25 भी ला सकते हैं और आप 30 में से 30 भी ला सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ZPD में से डायनामिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा ZPD डायनामिक है, यानी चेंजेबल है, बदला जा सकता है संभावित विकास के क्षेत्र को। अभी सिर्फ आप इतना समझेंगे। ठीक है, ZPD क्या है? जो हम सपोर्ट से जितना आता है, जितनी मेरी प्रीवियस नॉलेज है उसके आगे अगर मुझे कोई अच्छा सपोर्ट मिल जाए, वो ZPD है। अब ये जो सीढ़ी है ये स्कैफोल्डिंग है, यही तो स्कैफोल्डिंग है। अब समझ लेते हैं। देखिए, जितना हम खुद कर सकते हैं, ठीक है, और जितना हम किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं, उसके बीच का डिफरेंस ही स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, ZPD तो हमारा संभावित क्षेत्र है, संभावित विकास का क्षेत्र है कि वो बदलाव कर सकते हैं उसमें, वो डायनामिक है। स्कैफोल्डिंग जब किसी ने हमें टेम्परेरी हेल्प दे दी, ये हमारी टेम्परेरी हेल्प हो गई और हम बहुत आगे तक पहुंच गए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, पियाजे की, वाइगॉट्स्की की और कोहलबर्ग की। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव ऑल द वीडियोज़, to give 3 of the videos on these 3 theories. Okay friends, bye bye, take care, have a good day and all the very best for your exams.